हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव लर्निंग। हमने इसके पहले इस चैनल पे थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला चैप्टर है यानी थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ, इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है समतापी एवं रुद्धोष्म परिवर्तन, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम परिवर्तन नहीं, ठीक ना। तो समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम, ये दोनों चीजों से आप पहले से फैमिलियर हो। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था पढ़ना, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि समदाबी परिवर्तन, सम आयतनिक परिवर्तन, समतापी परिवर्तन और रुद्धोष्म परिवर्तन, सॉरी प्रक्रम, जब मैं परिवर्तन बोलूं प्रक्रम। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि समतापी प्रक्रम क्या होता है और रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा चैप्टर में कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस बात है, इन दोनों की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन होगी। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें दाब और आयतन में क्या संबंध होता है और इसमें भी दाब और आयतन में क्या संबंध होता है। थर्ड हम जिस पे बात कर रहे होंगे वो होगा किया गया कार्य इसमें कितना होता है और किया गया कार्य इसमें कितना होता है। तो इस चैप्टर पे हम इन तीन चीजों पे बात कर रहे होंगे और लास्ट में हम इन दोनों का कंपेयर कर देंगे। तो कुल मिला के इस चैप्टर में चार प्रमुख चीजों को हमें पढ़ना है। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला है समतापी प्रक्रम। आप लोग हेडिंग लगा लो, समतापी प्रक्रम। आपने इसका परिभाषा पहले लिख चुके, फिर भी लिख लो। समतापी प्रक्रम में लिखो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागतिकीय निकाय का ताप समान रहता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागतिकीय निकाय का ताप समान रहता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें इसको, तो मान लो ये कोई सिलेंडर है, इसमें कुछ गैसें भरी हुई हैं और ये मान लो इस पे कोई पिस्टन लगा हुआ है, ठीक, और इसमें यहाँ पे गैसें भरी हुई हैं। अब समतापी प्रक्रम तब होगा जब हम इस पूरे निकाय पे, पूरा हमारा एक सिस्टम हो गया, इस पूरे निकाय पे कोई कार्य करें और जो यहाँ का तापमान है, अगर यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस है तो ये ताप T डिग्री सेल्सियस ही रह जाए, तो ये प्रक्रम क्या हो जाएगा, हमारा समतापी प्रक्रम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होगा क्यों? मान लो ये पिस्टन है, इसको हम नीचे दबाएं या ऊपर खींचे, दोनों केस में हम इस पे काम करेंगे। जब हम कार्य कर रहे हैं, मान लो इसको हमने नीचे दबाया, अब जो गैस का आयतन है वो कम होगा। जब आयतन कम होगा तो दाब अपने आप बढ़ जाएगा। इस केस में इस गैस का तापमान भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो अगर इसको समतापी होना है, इसको अगर समतापी बने रहना है, तो तापमान जो बढ़ रहा है उस बढ़े हुए तापमान को बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर निकालने के लिए ये जो हमारी दीवार है चारों तरफ की, इस दीवार को क्या होना पड़ेगा, सुचालक, यानी ऊष्मा का सुचालक। तो इसके लिए पहली शर्त हो गई कि दीवार कैसी होगी, ऊष्मा की सुचालक होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए ये हम पिस्टन बहुत तेज से नीचे लेके आए और तेज से ऊपर ले जाए, फिर तेज से नीचे लाएं, तो क्या होगा, जब हम तेज से नीचे लाएंगे तो जो तापमान बढ़ेगा उस तापमान को ट्रांसफर होने के लिए, उस तापमान को वातावरण में आने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें जिसमें कार्य करना होगा, कैसे करना होगा, धीरे धीरे। कैसे करना होगा, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ठीक है। तो आपने परिभाषा लिख लिया होगा। अगला इसमें पॉइंट लिख लो, नोट। नोट में पहला लिखो निकाय की दीवार, निकाय की दीवार ऊष्मा चालक होगी। या होती है। दूसरा लिखो, प्रक्रम धीरे धीरे या मंद गति से, धीरे धीरे घटित हो। ये दो क्या होगी, इसकी शर्तें हो गई, ठीक। अब इसी में थर्ड पॉइंट लिख लो,
समतापी परिवर्तन में आप लोग मैं नहीं लिखूंगा। समतापी परिवर्तन में निकाय वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट लिखो, समतापी प्रक्रम में निकाय वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान करता है तथा इसमें दाब और आयतन परिवर्तित होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था डेफिनेशन वाला वो यहां पे कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट हमको पढ़ना है समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के, सेकंड जो हमको पढ़ना है वो है समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के दाब एवं आयतन में संबंध। दाब एवं आयतन में संबंध, तो इसमें हम कुछ एजम्पशंस मानेंगे। हम जैसे मान लेते हैं कि जो हम गैस ले रहे हैं उस गैस का हम गैस का म्यू मोल ले रहे हैं, तथा प्रारंभ में गैस का दाब P1 था, आयतन V1 था तथा उसका ताप T1 था, और प्रक्रम के बाद जो आयतन हो जाता है वो दाब P2 हो जाता है, आयतन V2 हो जाता है और तापमान T2 हो जाता है। तो आप लोग इस चीज को लिख लो, आप लोग इस चीज को एक मिनट थोड़ा सा इसमें कुछ लिख लो। समतापी प्रक्रम में गैस का ताप नियत रहता है। समतापी प्रक्रम में गैस का ताप नियत रहता है, अतः आदर्श गैस में समतापी परिवर्तन बायल के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नीचे लिखो, बायल का नियम लिख लो, नीचे लिखो, यदि गैस की निश्चित मात्रा का दाब P तथा आयतन V हो तो, यदि गैस की निश्चित मात्रा का दाब P तथा आयतन V हो तो बायल के नियम अनुसार P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये यहां से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K 1/V, या ऐसे लिख सकते हैं P इंटू V इज इक्वल टू K, जहां पे K क्या है, कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं नियतांक। ठीक, तो ये हो गया समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के दाब एवं आयतन में संबंध। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फट से, इसका लिख लिए हो गए वो आप लोग। अब अगला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के द्वारा किया गया कार्य। आदर्श गैस, अच्छा सभी वक्र पढ़ना है, समतापी वक्र, हेडिंग डालो, अगली हेडिंग लिखो समतापी वक्र। नेक्स्ट हेडिंग डालिए समतापी वक्र। इसमें लिखो समतापी प्रक्रम में गैस की निश्चित मात्रा के लिए, दाब एवं आयतन के बीच खींचे गए वक्र को
दाब एवं आयतन के बीच खींचे गए वक्र को समतापी वक्र कहते हैं। दाब एवं आयतन के बीच खींचे गए वक्र को समतापी वक्र कहते हैं। इसका ताप होगा T1, इसका ताप होगा T2। यहां लिख लो T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। ये मूल बिंदु है, आपने परिभाषा लिख लिया ना। अब यहां समझ लो, मूल बिंदु से दूरी बढ़ने के साथ जो ताप होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर यहां मान लो कोई एक लाइन आ जाए, इसका ताप क्या होगा T3, और T3 क्या होगा, हमेशा T2 से बड़ा होगा। ठीक, तो मूल बिंदु से दूरी बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती रहेगी। अब अगला हमको जो पढ़ना है, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य। किया गया कार्य, कुछ एजम्पशन मान लो इसमें फटाफट। लिखो, माना म्यू मूल आदर्श गैस का ताप, माना म्यू मूल आदर्श गैस का ताप T, माना म्यू मूल आदर्श गैस का ताप T, कैपिटल T रहेगा। प्रारंभिक आयतन V1 तथा प्रारंभिक दाब P1 है। प्रारंभिक आयतन V1 तथा प्रारंभिक दाब P1 है। ताप स्थिर रखते हुए गैस का प्रसार किया जाता है। गैस का प्रसार किया जाता है, जिसके पश्चात गैस का अंतिम आयतन V2 तथा दाब P2 हो जाता है। अंतिम आयतन V2 तथा दाब P2 हो जाता है। तब गैस द्वारा कृत कार्य, तब गैस द्वारा कृत कार्य। W इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि P इंटू dV होता है, P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, जहां पे डेल्टा V क्या है, आयतन में परिवर्तन है। तो अगर ये जो है ये बहुत थोड़े से काम के लिए, ये जो काम हमारा बहुत थोड़ा सा है, थोड़े से परिवर्तन के लिए है। अगर इसे हमें बढ़ाना होगा तो हम क्या करें, इसी का समाकलन कर दें और हम अपर और लोअर लिमिट क्या रखेंगे, V1 और V2, V1 और V2। अब देखो, अब इस इक्वेशन में ये बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें अगर हम P का मान रख दें, V तो ठीक है पता हमको, अगर हम P का मान रख दें और समाकलन कर दें, हमें W मिल जाएगा। ठीक, तो P का मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया आदर्श गैस, तो हम आदर्श गैस समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है, PV बराबर म्यू RT, म्यू RT होता है। नीचे लिख दो, अगर 1 मोल के लिए होगा, एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 1, तब PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। यहां से P का मान निकाल लोगे, आ जाएगा RT अपॉन में V। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दोगे, क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन V1 टू V2, P का मान हमें क्या मिला था, R T अपॉन V इंटू DV। अब यहाँ देखो R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, यहाँ लिख सकते हो W इक्वल टू R T इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 DV अपॉन में V। अब यहाँ देखो अगर यहीं पे जो इंटीग्रेशन है, अगर यहाँ पे होता इंटीग्रेशन ऑफ V अपॉन में DV, तो इसका जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आती वो वैल्यू आ जाती V, इसकी वैल्यू आ जाती V। लेकिन अगर यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ DV अपॉन में V, तो इसकी वैल्यू V तो होगी, लेकिन इसके आगे क्या लगा होगा, log V बेस E। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू RT, इसका हो जाएगा log V बेस E, लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2। अब इसे हम वैल्यू रख देते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू RT log, पहले रखेंगे V2 बेस E माइनस log V1 बेस E। ठीक, अब हम जानते हैं अगर कहीं पर हो log A माइनस log B, तो इसको लिख सकते हैं log A अपॉन में B, log A अपॉन B। ऐसे यहाँ पे log A माइनस log B है ना, इसको लिख देंगे log V2 अपॉन V1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, W इक्वल टू RT log V2 अपॉन V1 बेस E। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब अगर मान लो यहाँ पे V को रिप्लेस करना होगा P से, तो हम जानते हैं, यहाँ बस देख लो आप लोग ऐसे रफली, कि अगर हम आदर्श गैस समीकरण फिर लगाएं, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में हमें P दिया हो, V दिया ही ना गया हो, तब कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्या होता है, P1 V1 बराबर क्या होगा, P2 V2, आदर्श गैस समीकरण, सॉरी अभी हमने देखा था बायल्स लॉ, PV इक्वल टू कांस्टेंट था ना, तो P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। यहां से अगर हम V2 अपॉन V1 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2, यानी जस्ट इसी के रिवर्स। तो अगर हमें V1 V2 को रिप्लेस करना होगा तो हम क्या कर देंगे, P1 अपॉन P2 कर देंगे। ठीक, तो यहां तक आप लोग फटाक से लिख लो सूत्र के साथ, स्क्रीनशॉट ले लो, फट से लिखो, हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो समतापी प्रक्रम था वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म परिवर्तन को, सॉरी रुद्धोष्म प्रक्रम, बार बार मुंह से परिवर्तन निकल रहा है। अब हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, अब रुद्धोष्म प्रक्रम को परिभाषा लिख लो, पहले इसकी परिभाषा लिख लो रुद्धोष्म प्रक्रम की। इसमें लिखो, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागत की निकाय, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागत की निकाय, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागत की निकाय का, सॉरी ऊष्मागत की निकाय वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान न करता हो, वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान न करता हो, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मागत की निकाय वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान न करता हो, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। समझ लेते हैं। मान लो ये कोई एक सिलेंडर है, इसमें गैसें भरी हुई हैं और यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, अब अगर हम इस पिस्टन को नीचे करेंगे ऊपर करेंगे, जो समतापी मुंह तो वही काम होगा, आयतन घटेगा, दाब बढ़ेगा और ताप बढ़ जाएगा। तो अगर इस समतापी था तो ताप यहां से बाहर निकाल के अपने ताप को मेंटेन कर ले गया, समतापी हो गया। लेकिन अगर ये रुद्धोष्म है तो जो दीवारें होंगी वो एडियाबैटिक होंगी, मींस ये दीवारें कैसी होंगी, यहां से कोई भी ऊष्मा या द्रव्य कुछ भी बाहर नहीं जा पाएगा, और ये पिस्टन भी हमारा वैसे ही होगा। तो अब जब यहाँ पे ताप बढ़ जाएगा, अब वो ताप बाहर नहीं आ पाएगा,
ठीक, तो यहां पे ना तो कोई सामान बाहर, ना तो द्रव्य बाहर निकल रहा है, ना ही तापमान, ना बाहर से ऊष्मा अंदर जा रही है, ना अंदर से ऊष्मा बाहर जा रही है। तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम है। अब यहां पे खास बात क्या है, जो दीवार है वो कैसी होनी चाहिए? ऊष्मा की कुचालक होनी चाहिए, ऊष्मा की कुचालक होनी चाहिए। ठीक, अब हम जानते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो पूरी तरह से ऊष्मा कुचालक हो। पूरी तरह से ना तो कोई ऊष्मा का सुचालक हो सकता है, न तो पूरी तरह से कोई ऊष्मा का कुचालक हो सकता है। बस हो सकता है कि कोई ज्यादा कुचालक हो, कोई कम कुचालक हो। तो अगर हम इस काम को बहुत धीरे धीरे करेंगे तो कुछ न कुछ जो यहां से ताप होगा इस दीवार में ही क्यों, कि दीवार में भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम इस पिस्टन को धीरे धीरे नीचे लाएंगे तो ताप तो बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि काम धीरे धीरे हो रहा है तो इस ताप को इस दीवार में शिफ्ट होने का टाइम मिल जाएगा, जिससे हमारा जो ताप होगा, जो हमारा ये प्रोसेस होगा, वो ऊर्ध्वश्म नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें इस पिस्टन को बहुत तेज से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इसमें जो कार्य होता है कैसे होता है? तीव्र गति से होता है। इसमें कार्य तीव्र गति से होता है। इसमें भी नोट लिख लो। पहला लिखो, कार्य तीव्र गति से होगा। दूसरा लिख लो, निकाय की दीवार ऊष्मारोधी होती है। या होगी लिख लो, निकाय की दीवार ऊष्मारोधी होगी। बाकी ये जान ही रहे हो, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, उसमें लिखाने की कोई बात ही नहीं। ठीक, अब इसमें लिख लो ऊर्ध्वोष्म वक्र। ऊर्ध्वोष्म वक्र, जो आपने समतापी वक्र में लिखा था सेम वही लिखना है जो आपने समतापी वक्र में लिखा था। इसमें लिखो ऊर्ध्वोष्म वक्र में, ऊर्ध्वोष्म वक्र पर हेडिंग डालो, इसमें अंदर लिखो ऊर्ध्वोष्म वक्र में गैस की निश्चित मात्रा के लिए, गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब एवं आयतन के बीच, दाब एवं आयतन के बीच बने वक्र को ऊर्ध्वोष्म वक्र कहते हैं। T1 T2। यहां भी होगा T2 ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब यहां से आपके दिमाग को थोड़ा सा तकलीफ शुरू होगा। अभी तक सब कुछ आसान था, अब इसके बाद से जो चीजें हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस के दाब एवं आयतन में ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम के में गैस के दाब एवं आयतन में संबंध, थोड़ा सा एजम्पशन जो हम मानते हैं इसमें भी लिख लो। माना म्यू मोल आदर्श गैस का प्रारंभिक ताप, माना म्यू मोल आदर्श गैस का प्रारंभिक ताप T1, दाब P1, प्रारंभिक ताप T1, दाब P1 तथा आयतन V1 है, गैस के ऊर्ध्वोष्म प्रसार के पश्चात, गैस के ऊर्ध्वोष्म प्रसार के पश्चात गैस का अंतिम ताप T2, गैस का अंतिम ताप T2, दाब P2 तथा आयतन V2
है तब गैस द्वारा किया गया कार्य, तब गैस द्वारा किया गया कार्य। इसमें क्या लिखोगे, तब गैस द्वारा कृत कार्य क्या होगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन जो वहां पे था P इंटू dV विथ लिमिट ऑफ V1 टू V2। अब देखो अगर ये समतापी होता तो हम आदर्श गैस का यूज कर लेते, P का मान निकाल कर रख देते, हमें W का मान आ जाता। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये कार्य कहां निकाल रहे हैं भाई, ओहो, आपने लिख लिया होगा ना, उसको मत लिखो, हमें संबंध निकालना है। P इंटू वी पावर गामा कहाँ गया, चलो जो लिखो वो सही है, जहां तक लिखो वहां तक सही, वो जहां कार्य लिखे थे वही कार्य हटा दो, जहां किए गए कार्य वो उतना खत्म कर दो, बाकी सब कुछ सही था। यहां क्या करेंगे हम, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से, ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहता है, कहता है कि dq इक्वल टू क्या होगा, du प्लस dw, du प्लस dw। अब अगर हमारा प्रक्रम ऊर्ध्वोष्म में है, ऊर्ध्वोष्म होने का मतलब है कि जो ऊष्मा का परिवर्तन होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होगा, यानी dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या लिखोगे, ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम के लिए ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम के लिए dq इक्वल टू 0, अतः du प्लस dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब देखो जैसे हमने वहां पे निकाला था वैसे यहां पे क्या करेंगे, हम इसका मान निकाल लें और इसका मान निकाल लें, निकाल के इस पे पुट कर दें, हमारा जो संबंध है वो आ जाएगा। तो du क्या है, du हमारा है आंतरिक ऊर्जा, du हमारा क्या है, आंतरिक ऊर्जा। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, हमने इसके पहले देखा था स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा इक्वल टू होता है m इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर अगर हम मान लें कि गैस का जो द्रव्यमान है वो क्या हो, एकांक द्रव्यमान हो, यानी m का मान 1 हो, तथा जो ऊष्मा है वो उसके समस्त आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, जितना हमने उसको ऊष्मा दिया है वो समस्त उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर किया गया कार्य 0 होगा तो, अगर किया गया कार्य 0 होगा तो जो दी गई ऊष्मा है वो समस्त आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, CV इज इक्वल टू U अपॉन में डेल्टा टी। यहां से अगर U का मान निकाल लेंगे आ जाएगा CV डेल्टा टी, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, du का मान क्या आ जाएगा, CV dt। आई बात समझ में। तो यहां से हम सीधा लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें असम्पशंस कुछ, कहाँ गए लिखने वाली चीज, तो दिक्कत करती है, पूरा फ्लो टूट जाता है जब लिखाना पड़ता है। लिखो, माना गैस के आयतन में सूक्ष्म वृद्धि dV, माना गैस के आयतन में सूक्ष्म वृद्धि dV होने पर, गैस के आयतन में सूक्ष्म वृद्धि dV होने पर आयतन V से V प्लस dV, आयतन V से V प्लस dV तथा गैस का ताप T से घटकर, तथा गैस का ताप T से घटकर T माइनस डेल्टा टी, T माइनस डेल्टा टी या dt हो जाता है। गैस के दाब को लगभग नियत माना जा सकता है, गैस के दाब को लगभग नियत माना जा सकता है, गैस के दाब को लगभग नियत माना जा सकता है। अतः गैस की
आंतरिक ऊर्जा du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV dt, इक्वेशन नंबर 2। तथा गैस द्वारा कृत कार्य dw इज इक्वल टू P dV, इक्वेशन नंबर 3। भाई P इंटू डेल्टा V किया गया कार्य होगा ही, यह तो समझ में आ गया होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये रहा एक ना, समीकरण 1 ये रहा, तो यहां से हो जाएगा डी यानी कि CV dt प्लस P dV इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो सब क्लियर है ना, ठीक। तो अब देखो यहां पे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे जाके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर अब हम यहां पर इसका मान निकाल सकते हैं आदर्श गैस के समीकरण से। आदर्श गैस के समीकरण से हम इस PdV का मान निकाल सकते हैं। तो अगले स्टेप हम वही करेंगे, आदर्श गैस के समीकरण से क्या होगा, PV इक्वल टू म्यू RT। इसी का अवकलन कर दो, ये भाई समग्र पूरे गैस के लिए है, इसको ब्रेक कर दो छोटे छोटे, मतलब गैस की कम मात्रा के लिए, ये जो है गैस के संपूर्ण मात्रा के लिए है, इसको हम ब्रेक कर देंगे गैस के थोड़े थोड़े मात्रा के लिए। तो ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, यहां भी म्यू बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल के लिए होगा ना, हाँ ठीक। तो जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन P गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन V गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ऐसे इधर भी होगा, प्रथम फलन R गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन T गुणे प्रथम फलन, यानी कि R का अवकलन क्या करोगे, R क्योंकि कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 आ जाएगा। तो यहां से हम इस पूरे टर्म को हटा सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं P dV प्लस V dP इज इक्वल टू R dt। अब देखो यहां से आपके दिमाग में आएगा कि सर हम यहां से P dV का मान निकाल लें, यानी इसको यहां पक्षांतर करके यहां कर दें और यहां पे रख दें। जब यहां रख भी दोगे ये dt, लास्ट में इस वाले टर्म को कैंसिल करना बड़ा मुसीबत वाला काम हो जाएगा। ये t हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा ही नहीं आगे जाके, क्योंकि t बचा रह जाएगा। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हम किसके बारे में देख रहे हैं, दाब एवं आयतन के बारे में देख रहे हैं ना, तो इसमें हम टाइम रख के करेंगे क्या, इसमें टाइम की जरूरत है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहां से t का मान निकाल लेते हैं, dt का मान निकाल लेते हैं, यहां पे dt का मान रख देते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, dt का मान निकाल लेंगे, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, P dV प्लस V dP अपॉन में R। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। आप लोग इधर लिख दो तो मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर जब रखो क्या मिलेगा, CV
डी टी का मान क्या आया है, ये भी थोड़ा छोटा बना दे रहा हूं, सी भी, और डी टी का मान हमें मिला है पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन में कैपिटल आर, और प्लस में वहां पे क्या है पी डी वी इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अब एक बार हम सी वी का यहां पूरे मुंह पर में गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी, यही इसको भी गुणा कर दो, नहीं रख दो, बाद में भी दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, अपॉन में आर प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। अब ये दो भिन्न हो गई, एक इतना हो गया, एक इतना हो गया। अगर हमें इन दोनों को जोड़ना होगा तो इतना गुणे यहाँ पे बटा 1 मान लेंगे ना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये सेम चीज आएगी, तो क्या हो जाएगा सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस, अब इस आर का मल्टीप्लीकेशन यहां हो जाएगा, आर पी डी वी इज इक्वल टू, यार इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत ना हुई हो तो आगे बढ़ा जाए। 1 मिनट में देख लूं सब कुछ सही चल रहा है। पी डेल्टा वी आर, हाँ ठीक, यहां तक सही है, ठीक ना। तो अब देखो यहां पे ये तो ठीक है, अब यहां पे हमें डिस्टर्ब आर कर रहा है, यहां पे हमें दिक्कत कौन कर रहा है, आर। तो आर को हम हटा देंगे मेयर के सूत्र से, यहां पे हम आर को हटा देते हैं मेयर के सूत्र से। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है आर, यही वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस आर का मान क्या होगा सी पी माइनस सी वी इंटू पी डी वी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखते हुए चलना, नहीं बीच में कोई मिस्टेक मिस हो जाएगा कोई स्टेप, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर से यहाँ यही चीज लिखेंगे, ये होगा सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस सीपी के इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा सीपी इंटू पी डी वी माइनस सी वी इंटू पी डी वी इज इक्वल टू 0। अब देखो सी वी पी डी वी यहां है, सी वी पी डी वी यहां है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, सी वी पी डी वी प्लस सी पी वी डी वी, यहां देखो ये कटेगा ना, सी वी पी डी वी नहीं कटेगा, सी वी वी डी वी कटेगा, सी वी वी डी वी होगा, पी डी वी नहीं होगा, सी पी पी डी वी, और ये हो जाएगा सी वी पी डी वी होगा, सी वी पी डी वी, और ये सी वी वी डी पी है, सी वी पी डी पी, ये बचेगा सी वी वी डी पी कटेगा सी वी पी डी वी, सी वी पी डी वी, बचेगा क्या सी वी वी डी पी, बच जाएगा सी वी वी डी पी प्लस सी पी पी डी वी इज इक्वल टू 0। यहां देखो जब गुणा करोगे ना तो ये पहले सी पी पी डी वी फिर माइनस सी वी पी डी वी, तो सी वी पी डी वी
और CV PD भी, ये दोनों कटेंगे, बीच के दोनों चीज ये बचे रह जाएंगे। अब यहाँ आ गई। अब यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ और हमें करना है। यहाँ पे देखो, हमें थोड़ा सा जुगाड़ और करना है। यहाँ पे CV CP आ गए हैं, इसको हमें हटाना है। अब इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस CV CP का पूरा सूत्र तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत अगर CP CV का सूत्र लिखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। हम क्या करें, यहाँ पे हम एक टर्म पढ़े थे CP/CV, हमने पढ़ा CP/CV क्या होता है, गामा होता है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं गामा से। अब गामा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बटे में CV चाहिए और ऊपर CP चाहिए। तो यहाँ हमको CP मिल गया, बटे में क्या चाहिए, CV चाहिए। अब CV अगर यहाँ चाहिए तो हमको CV यहाँ भी लाना पड़ेगा। भाई अगर यहाँ CV से भाग कर रहे हैं तो CV से यहाँ भी भाग करेंगे। तो हम इसी टाइम पे क्या करते हैं, इस V को भी हटा देते हैं। अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम V को हटाए थे तो यहाँ से हम P को हटा देते हैं, यहाँ से हटाए थे तो यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम इसमें CV और VP से भाग दे देंगे। CV PV से भाग देने पर यह काम हो रहा है बस इसी समीकरण को आसान करने के लिए। जब भाग दे दो क्या हो जाएगा, CV V DP अपॉन में CV PV प्लस CP PDV अपॉन में CV PV इज इक्वल टू 0। CV से CV कैंसिल और V से V कैंसिल। यहाँ पे CV D कहाँ से हो गया भाई, CVP है ना, CVP भी होगा, PV, यहाँ P से P कैंसिल। अब यहाँ पे केवल क्या बचा, DP अपॉन P, DP अपॉन P प्लस यहाँ पे क्या बचा, CP अपॉन CV और क्या बचा, DV अपॉन V इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं DP, सॉरी मैं आगे आके लिख रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, DP अपॉन P प्लस इसको लिख सकते हैं गामा, ये हो जाएगा DV अपॉन V इज इक्वल टू 0। यहां ब्रैकेट में लिख दो CP अपॉन CV इक्वल टू क्या होता है, गामा। आर नहीं, ये गामा है, ठीक ना। बड़ा लेंदी लग रहा होगा ना, लेंदी है ही, लगे कहा नहीं, पता नहीं क्या CP CV कर रहे हैं, कब से कुछ हो नहीं रहा है। चलो अब होने वाला है जल्दी ही। गजब हाल है तुम लोग का भी और हमारा भी, ठीक। अब देखो, हमने शुरुआत में अवकलन किया था ना, जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने शुरुआत किया था इसको लगाना, जब हमने PV इक्वल टू म्यू RT किया था, तो हमने वहां पे अवकलन किया था, यानी बड़े चीज को तोड़ा था छोटे भागों में। अब जब हम छोटे भागों में तोड़ लिए हैं तो अब हमें क्या करने पड़ेगा, इसका समाकलन। अब छोटे भाग को जोड़ के फिर बड़ा बना दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, समाकलन करने पर जब समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, DP अपॉन P प्लस गामा DV अपॉन V इज इक्वल टू 0। जहां समझ में ना आए तो आप लोग अब क्लास में पूछ सकते हो, क्योंकि हम जल्दी क्लास में मुलाकात करने वाले हैं। अब यहां देखो, DP अपॉन P जो अभी हमने वहां पे लिखा था लॉग वाला फार्मूला, DV अपॉन V लिखा था ना, तो लॉग V बेस E हो गया था। वैसे यहां पे जो हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग P बेस E और प्लस यहां पे गामा बाहर आ जाएगा, गामा फिर अंदर बचेगा, जब गामा बाहर आ जाएगा अंदर DV अपॉन V बचेगा, DV अपॉन V का क्या होगा, लॉग V बेस E इज इक्वल टू, ये 0 है, इसका जब समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां से देखो, लॉग P तो ऐसे रह जाएगा, लॉग P बेस E प्लस, अगर कहीं पर
बी लॉग ए लिखा होता है, तो इसको हम लिख देते हैं लॉग ए की घात बी, यानी इधर वाले टर्म को इस पे पावर बना देते हैं। वैसे ही यहां भी होगा, गामा लॉग वी है ना, तो इसको हम लिखेंगे लॉग वी की पावर गामा बेस ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉग वी, लॉग ए प्लस लॉग वी, अगर लॉग कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस बी को लिख देते हैं लॉग ए बी, यानी पी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट एंटी लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू आ गया फाइनल, ठीक है। तो P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये संबंध है रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस के दाब और आयतन में, P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको याद होगा तो ये हमको मिला था जहां हमने चार्ल्स का नियम ये सब पढ़ा था ना, वहीं पर ये था, किसका नाम नियम था ये देखो, याद नहीं आ रहा अभी करंट टाइम पे, पायसन मतलब पायसन का नियम था ये, उसमें चार्ल्स का बोल सकते हो, चार्ल्स का नियम था, ठीक। आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे पढ़ें। ओके, अब हमको पढ़ना है रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। सोचो अगर इन दोनों का रिश्ता इतना बड़ा था तो ये दोनों जो काम करेंगे वो कितना बड़ा होगा, है ना। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने में इतना समय लग गया तो इनके कारनामे तो बहुत बड़े बड़े होंगे भाई साहब। आई बात समझ में? आगे देखो, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य छोटा है पर खोटा है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, जो अभी आपने लिखा था वही सेम चीज लिख लेना। मैं उसको दोबारा बोलूं कि बहुत टाइम लग जाएगा बोलने में। जो भी अपने जस्ट इसके पहले संबंध वाले में लिखा था ना, माना म्यूमोल गैस का दाब, प्रारंभिक दाब P1, ताप T1, आयतन V1 तथा अंतिम दाब P2, ताप T2, आयतन V2 हो तो गैस द्वारा किया गया कार्य, तब गैस द्वारा कृत कार्य। मैं यहीं से काम शुरू कर रहा हूं, यहां से शुरू करते हैं। तब गैस द्वारा कृत कार्य। W इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ P dV विद लिमिट ऑफ V1 टू V2। अगर ये समतापी परिवर्तन होता तो हम P का मान PV इक्वल टू कांस्टेंट से रखते, लेकिन क्योंकि ये रुद्धोष्म है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P का मान क्या करेंगे, P इंटू वी की पावर गामा से रख देंगे, ठीक। तो रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है, P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट K। यहां से अगर हम P का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, K अपॉन वी की पावर गामा। या हम इसे लिख सकते हैं K इंटू वी की पावर माइनस गामा। तो ये हमारा आ गया था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में रखने पर जब मान रख दोगे क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू V1 से V2 क्या आ गया, K V की पावर माइनस गामा इंटू dV। अब हमें इसका क्या कर देना है, समाकलन कर देना है।
इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो ये क्या होगा, के बाहर आ जाएगा। समाकलन करने लगे जब हम तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, V1 V2 अंदर क्या बचा, V की पावर माइनस गामा और dV। यहां देख लो, अगर यहां पर V dV होता या फिर अगर हम ऐसे देखें, अगर x की पावर n, अगर इंटीग्रेशन में x की पावर n होता है तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस वन अपॉन में n माइनस वन। लेकिन अगर इंटीग्रेशन x की पावर माइनस n होता है इसका फार्मूला होता है x की पावर वन माइनस n अपॉन में वन माइनस n। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, आपको मन करे फार्मूला लिख लेना, मत लिखना, जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन में, अब कहाँ लगेगा इंटीग्रेशन, के बड़े ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, V की पावर वन माइनस गामा अपॉन में वन माइनस गामा विद लिमिट टू V1 V2। आगे कर दो, W इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, क्या आ गया, के अपॉन वन माइनस गामा कैपिटल ब्रैकेट में V की पावर वन माइनस गामा, लिमिट है V1 से V2 तक। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे जो इसके लिमिट्स हैं उसकी, तो आ जाएगा W इज इक्वल टू के वन माइनस गामा, ये हो जाएगा V2 की पावर वन माइनस गामा और माइनस V1 की पावर वन माइनस गामा, V2 की पावर वन माइनस गामा अपॉन में V1 की पावर वन माइनस गामा। ठीक, अब यहां से देखो W इज इक्वल टू के अपॉन में वन माइनस गामा। जब इसको हम पुट करेंगे तो अगर किसी की पावर a माइनस बी है, किसी की पावर माइनस में होता है तो उसको हम क्या करते हैं, बटे में लिख देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं V2 अपॉन में V2 की पावर गामा, V2 अपॉन में V2 की पावर गामा माइनस V1 अपॉन में V1 की पावर गामा, V1 अपॉन में V1 की पावर गामा। कुछ मुझे लग रहा है मिस हो रहा है क्या, वन माइनस गामा V1 V2 P1 P2 आ जाएगा। सही है, सही है। अब यहां देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस K का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दो, K का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो क्या बाहर क्या बचेगा, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस गामा, अंदर क्या हो जाएगा K V2 अपॉन में V2 की पावर गामा माइनस K V1 अपॉन में V1 की पावर गामा। ठीक, अब देखो, तब मैं मिटाऊं, यहां पे K V2, यहां पे क्या मिला हमको, P का मान क्या मिला, K अपॉन V की पावर गामा। अगर हम यहां पर K अपॉन V2 की पावर गामा लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा P2। अगर हम P2 का मान निकालें तो P2 का मान आएगा K अपॉन V2 की पावर गामा। अगर हम P1 का मान निकालें तो P1 का मान आएगा K अपॉन V1 की पावर गामा। तो यहां से जो इतने टर्म्स बच रहे हैं इन टर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं P1 और P2 के साथ। ठीक, तो हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, हो जाएगा W इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा। इस K अपॉन V2 को हम लिख सकते हैं P2, बचा क्या V2 माइनस इस K अपॉन V1 की पावर गामा को हम क्या लिख सकते हैं P1, बचा क्या V1। ठीक, तो W का मान क्या आ गया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में वन माइनस गामा। एक मिनट देख ले कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। हाँ सही, तो ये हमारा क्या आ गया, किए गए कार्य का सूत्र। फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, इरेज कर दें। अब हमने पढ़ लिया, अब हमको लास्ट हेडिंग पढ़नी है इसकी, जो कि है
इन दोनों में संबंध, मतलब कि समतापी वक्र और रुद्धोष्म वक्र में संबंध। समतापी वक्र और रुद्धोष्म वक्र में कुछ छूटा तो नहीं है, उसे छूटना तो नहीं चाहिए, बस यही एक हेडिंग बची होगी। समतापी वक्र और रुद्धोष्म वक्र में संबंध, हाँ हो गया, सब हो गया, ठीक। समतापी वक्र और रुद्धोष्म वक्र में संबंध। समतापी वक्र और रुद्धोष्म वक्र में संबंध। तो समतापी वक्र के लिए समतापी प्रक्रम में समतापी प्रक्रम में क्या होता है, पी वी इक्वल टू हम क्या रखेंगे, आर टी। एक मिनट रुक जाओ भाई, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये चीज थोड़ी दिक्कत है, ठीक। यहाँ पे पीवी बराबर आर टी नहीं होगा, पीवी बराबर कांस्टेंट, जो हमने बाल का नियम देखा था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट के, इसका हम अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, प्रथम फलन p गुणे द्वितीय फलन का अवकलन dv धन द्वितीय फलन b v गुणे प्रथम फलन का अवकलन dp इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक। यहां से क्या आ गया, p dv कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस v dp इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक। यानी सकते हैं p dv इज इक्वल टू माइनस v dp। अगर यहां से हम dv अपॉन dp का मान निकालना चाहें, dv अपॉन dp का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन में dp, तो आ जाएगा v अपॉन में p माइनस के साथ। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड देख लो, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, p v की पावर गामा इसको टू कांस्टेंट, इसका भी अवकलन कर दो। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, प्रथम फलन p गुणे द्वितीय फलन का अवकलन x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1 और प्लस द्वितीय फलन v की पावर गामा इंटू dp इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हो गामा p v की पावर गामा माइनस 1 प्लस v की पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। जब इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा गामा p इंटू v की पावर गामा अपॉन में v की पावर 1 प्लस ठीक है।
इसको यहां मत करो, यहां से निकाल लो, आ गया हमारा गामा पी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वी की पावर गामा डी पी। यहां से फिर निकाल लो डी वी अपॉन डी पी निकालो। कहां गड़बड़ी हो रही भाई इसमें, प्रथम फलन गुण द्वितीय फलन का अवकलन, यहां से दिक्कत है, तभी तो बार बार समस्या हो रही। प्रथम फलन होगा p गुणे द्वितीय फलन का अवकलन जब करोगे तो गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv लगेगा यहाँ पे, प्लस द्वितीय फलन v की पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा, अगर हम यहाँ भी dv अपॉन dp निकाले थे तो यहाँ भी dv अपॉन dp निकाल लें। अगर dv अपॉन में dp निकालेंगे, पहले इसको उधर भेज देना, नहीं फिर अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग शॉर्टकट करने के चक्कर में। p गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस v की पावर गामा dp। अब यहाँ से dv अपॉन dp जब निकालेंगे तो बचेगा माइनस v की पावर गामा अपॉन में p गामा v की पावर गामा माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर दो, आ गया माइनस v की पावर गामा। जब मैं इधर पार्ट लिखूंगा तो शायद आपको दिखे ना, क्योंकि कैमरे पे थोड़ा तिरछा एंगल पड़ता है ना, तो आपको पूरा क्लियर मेरे हटने के बाद ही दिखेगा। p इंटू गामा, तो मैं बोल रहा हूं उसी से काम चलाओ। इसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा v की पावर गामा अपॉन में v। जब हम इसको करेंगे तो a माइनस बी है, तो v की पावर गामा अपॉन में v, ये v क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यहां से ये v यहां आ जाएगा, तो v की पावर गामा से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या बचा, dv अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में p इंटू गामा।